गाजा में हमास के खिलाफ शुरू हुआ इजराइल का ऑपरेशन अब इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जंग में बदल चुका है। और जंग में ही नहीं बल्कि पूरा जो पश्चिम एशिया का इलाका है वो इस समय एक बेहद खतरनाक तनाव के दौर से गुजर रहा है। समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसके मायने क्या हैं और क्या दुनिया एक बड़ी जंग के मुहाने पर इस समय खड़ी है। बेहद खास मेहमान हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, जो कि भारतीय सेना के अंदर वरिष्ठ अधिकारी भी रहे और रणनीतिक मामलों के जाने माने जानकार हैं। तो सर, बहुत स्वागत है आपका अमरउजाला.com में। और मेरा पहला सवाल इसी चीज को लेकर है कि इजराइल इस समय एक मल्टी फ्रंट ऑपरेशन चलाता हुआ नजर आ रहा है। उसने हूथियों के खिलाफ कल जो है बमबारी की है, साथ ही यमन की इस बमबारी के साथ साथ गाजा के अंदर भी बमबारी का सिलसिला जारी है और साथ ही लेबनान के अंदर ग्राउंड ऑपरेशन की भी तैयारी की जा रही है। यह ऑपरेशन आपको कहीं खत्म होता दिख रहा है या लग रहा है कि एक ऑपरेशन ऑल आउट इस समय इजराइल और बेंजामिन नेतन्याहू चला रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक ये जो सवाल आप पूछे हैं, यही सवाल पूरा विश्व को अब लग रहा है कि क्या होगा। लेकिन जो हमास, हिजबुल्लाह, हूथी, ये तीनों जो प्रॉक्सी संगठन ईरान के थे, ईरान को लग रहा था कि जिस प्रकार से हमास को लेकर के उनको 11 महीने के आसपास लग गए हैं और हमास अभी तक खत्म होने के वहां नहीं नजर आ रहा, और इजराइल लगातार वहां पर कई बार ऐसे लगा कि कहीं बैकफुट पर तो नहीं हो गया है और क्या टू फ्रंट वॉर झेलने की काबिलियत रखता है। लेकिन अचानक जिस प्रकार से, और आप देखेंगे कि 7 अक्टूबर 23 से लगातार जिस प्रकार से हिजबुल्लाह इन सॉलिडारिटी विद हमास बार बार लगातार, मैं कहूंगा कि इजराइल को परेशान, और इजराइल नॉर्दर्न इजराइल से तकरीबन 75 से 80 हजार लोगों का पलायन, सदर्न लेबनान से भी तकरीबन 2 लाख लोगों का डिस्प्लेसमेंट। तो हिजबुल्लाह काफी देर से परेशान कर रहा था इजराइल को, और इजराइल को समझ नहीं आ रहा कि दूसरा फ्रंट खोले तो कब खोले। लेकिन अचानक जिस प्रकार से पेजर और वॉकी टॉकीज के कारण एक the whole thing turned. It was a turning point for this entire campaign, जिसमें अमूमन मैं कहूंगा 70% लीडरशिप का मारा जाना, एक तरीके से बौखलाहट जो हिजबुल्लाह के अंदर आई, जिस प्रकार से वो डर गए कि ये ऐसे अचानक क्या हो गया कि उनकी लीडरशिप ही खात्मा हो गई, यानी कि कमांड एंड कंट्रोल जहां पे नहीं है। और अब उसके बाद जब नसरुल्लाह जनरल कुलकर्णी, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। आपने कहा कि ये जो प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन का, जिसे वेस्टर्न कंट्रीज, इजराइल जो है एक्सेस ऑफ ईवल कहते हैं, ईरान उन्हें एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस कहता है, पीछे तो कहीं ना कहीं सीधे सीधे तार ईरान से जुड़े हुए हैं। ये इजराइल भी कहता है और ईरान भी खुलकर इनका समर्थन करता है। क्या इजराइल की पूरी कोशिश ईरान को ड्रैग करने की है? और ऐसे में अगर ड्रैग किया जाता है तो ईरान की तरफ से आज जो बयान आया है ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से, जिसमें कहा गया है कि हम किसी भी ऐसी उकसावे की कार्रवाई का सोच समझकर लेकिन हम जवाब जरूर देंगे, क्या ईरान और इजराइल के बीच में सीधे टकराव की गुंजाइश कोई देखते हैं आप? देखिए, जितने भी संगठन है, प्रॉक्सी संगठन, पूरा ही ईरान समर्पित, ईरान से समर्थ, क्या उसको बोलते हैं, पूरा का पूरा समर्थन प्राप्त किए हुए हैं। कोई लेबनान में बैठा हुआ है, कोई गाजा में है, कोई यमन में बैठा हुआ है और वो परेशान है। लेकिन आप जिस तरह से देखिए, हानिया को जब मारा ईरान में, और ईरान के जब राष्ट्रपति का स्वेरिंग इन था उस वक्त उन्होंने उसको मारा, उसके बाद सबको लग रहा था कि ईरान अब छोड़ेगा नहीं, पर ईरान ने कुछ किया नहीं। आप ईरान समझ सकते हैं कि ईरान क्या कर रहा है। ईरान लगातार हिजबुल्लाह को उसका उकसा रहा था कि आप इजराइल के ऊपर हमला करो। उनको लगा कि हो सकता है कि इजराइल के ऊपर हमला करने से सेकेंड फ्रंट खुलेगा और उस पर का भाव। और नीचे हूदी जो है वो लगातार रेड सी में, इंटरनेशनल सी रूट्स ऑफ नेविगेशन में परेशान करते। 12 से 18% जो पूरा ट्रेड रूट है उसको उन्होंने रोक रखा है, और वो सारे के सारे अफ्रीका से जा रहे हैं। तो ईरान को लग रहा था ये हो सकता है कुछ कर पाए। लेकिन अब जब जिस प्रकार से खामेनी जो है वही हाइड आउट में चले गए हैं, ये क्या दर्शाता है, जिस प्रकार से 40 से 50 हजार अमेरिकन ट्रुप, दो एयरक्राफ्ट कैरियर वो वहां पे मेडिटेरियन सी में खड़े हैं, इससे साफ ईरान को लगता है ये प्रॉक्सीज के द्वारा, क्योंकि अभी नहीं, मैं कहूंगा कि फर्स्ट वॉर ऑफ ये जो लेबनान का था, उसके पहले जॉर्डन का देखा जाए, सिविल वॉर जॉर्डन में हुआ, सिविल वॉर लेबनान में हुआ, उसके बाद जो स्थिति आई है, जिस प्रकार से प्रॉक्सीज खड़े गए, ईरान को लग रहा था कि उसके द्वारा वो ये एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के द्वारा इजराइल को सॉर्ट आउट कर देगा, पर वो नहीं हुआ। अब ईरान बैकफुट पर है। अब ईरान को डर लग रहा है कि अगर कहीं ऐसा हमला हो जाए,
लेकिन यूएसए जो है। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही जनरल कुलकर्णी आपने। इसमें ऐसा लग रहा है कि ईरान यदि कूदता है लड़ाई के अंदर सीधे तौर पर तो भी उसके लिए चैलेंज और खतरा है, और यदि वो नहीं करता है तो भी ईरान के अंदर जो रजीम है उसके लिए बड़ी चुनौती होगी कि वो अपने लोगों को क्या जवाब देगा इस चीज को लेकर। क्या आपको लगता है कि यह कैच सिचुएशन है तेहरान के लिए? कैच 22, बिकॉज ईरान जो है उसने चीन के साथ समझौता कर रखा है। $400 बिलियन का ऑयल जाएगा अगले 10 साल के लिए। ईरान और सऊदी अरेबिया, चीन ने मध्यस्थता करके दोनों को नजदीक लाया है। रूस ईरान के साथ खड़ा है। रूस हूथियों को मिसाइल देने के लिए तैयार है। यानी कि एक एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस ये अलग है, और ये दूसरा जो एक्सिस है जिसमें रूस है, चीन है, ईरान है, ये सब शामिल है। तो एक लग रहा है, ईरान को लग रहा था कि कुछ कर पाएगा, लेकिन अब जिस प्रकार से अमेरिका खड़ा है इजराइल के साथ, और ये बहुत बड़ी बात है कि कितना भी हो जाए ईरान या इजराइल जो है उसके साथ आज खड़ा है यूएसए खड़े होने के नाते। और ईरान को अब लग रहा है कि अगर उन्होंने कूदा, अगर लड़ाई में कूदते तो नुकसान किसका होगा? ईरान का होगा। सबसे ज्यादा फायदा किसका होगा? चीन का होगा। रूस का तो फायदा क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो ईरान ही मारा जाएगा। ईरान की अगर काबिलियत होती तो ईरान पहले करता। ईरान की काबिलियत नहीं है, इसलिए ईरान ने प्रॉक्सीज के द्वारा इजराइल को खत्म करने की कोशिश की है। और ईरान टाइम ले रहा है, अपने आप को न्यूक्लियर बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने नसरुल्लाह को मारा, जिस बंकर बर्स्टिंग बॉम्ब से जो 60 मीटर जा करके नीचे एक बंकर के अंदर उसको मारा, तो इनके जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस है जिनका पूरा का पूरा पता है इजराइल को, तो वो तो बिल्कुल ही ठोक देंगे। तो ये ईरान को मालूम है। और ईरान के जो राष्ट्रपति है वो संयम दिखा रहे हैं, और वो संयम अगर दिखाते हैं तो शायद अमेरिका जो है वो ईरान को इस कैच 22 सिचुएशन से निकालने में उसकी मदद करेगा, जिससे कि ईरान जो है चीन के कैंप से हट जाए। अगर चीन के कैंप से हट जाए, सऊदी अरेबिया में तो अमेरिका का इन्फ्लुएंस है, कतार में इन्फ्लुएंस है, यूएई में इन्फ्लुएंस है, और ईरान भी। सर, आपने अरब देशों का जिक्र किया, इसमें एक बड़ी और रोचक स्थिति जो है वो कम से कम इस बिसात के ऊपर देखने को मिल रही है कि ये अरब देश एक तरफ फिलिस्तीन के कॉज का समर्थन करते हैं, इजराइल का विरोध भी करते हैं, लेकिन ये जो हिजबुल्लाह के खिलाफ, हमास के खिलाफ या हुतियों के खिलाफ जो ऑपरेशन चल रहा है उसमें एक तरीके से लगता है कि सऊदी अरब, यूएई, जॉर्डन, इनकी एक मौन स्वीकृति है कि अगर आप इन प्रॉक्सीज के खिलाफ ऑपरेशन चलाते हैं तो चलाते रहिए। क्या ये सही है? देखिएगा, सऊदी अरेबिया और हुदीस की नहीं बनती है, पूरा हुदीस और सऊदी अरेबिया की नहीं बनती है, और ईरान की सऊदी अरेबिया से नहीं बनती थी। अभी कुछ हुआ है, इजिप्ट और जॉर्डन चाहते हैं कि किसी तरीके से उनके साथ अच्छी दोस्ती रहे। सऊदी अरेबिया कह रहा है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो उनकी वो भी इजराइल के साथ अपनी एक दोस्ती बना लेंगे। तो ऐसे फिलिस्तीनी के साथ वो मैं कहूँगा लिप सर्विस सब कर रहे हैं, तो मदद करने कोई नहीं कर रहा है। सिर्फ ईरान ही है जो अपने प्रॉक्सीज के द्वारा इजराइल के पीछे लगा है, और इजराइल ने हमास का खात्मा ऑलमोस्ट कर दिया है। इधर हिजबुल्लाह का लीडरशिप पूरा ही ऑलमोस्ट खत्म है। क्या आपको लगता है सर कि एक वाटरशेड मोमेंट है, यहां से पूरे पश्चिम एशिया का डायनामिक जो है वो एक नई जो इक्वेशन है वो निकलेगी इससे? मुझे लगता है एक हफ्ते के अंदर सारा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ईरान अगर ठंडा पड़ गया, जो लग रहा है ठंडा पड़ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से खामेनी को वो हाइड आउट में ले गए हैं, और उनके राष्ट्रपति कुछ जरूर ज्यादा नहीं बोल रहे, उनके फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं। अब हानिया जो ईरान के अंदर मारा गया उसके बाद भी ऐसी बात कर रहे थे, हम नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। क्या किया? कुछ नहीं किया। हिजबुल्लाह का भी नसरुल्लाह मारा गया, हम नहीं छोड़ेंगे, क्या किया? अभी भी कुछ नहीं। तो अभी और क्या हो रहा है? इजराइल लगातार, अभी उन्होंने हुदियों को नहीं छोड़ा, हिजबुल्लाह को नहीं छोड़ा, गाजा में पट्टी में मतलब 3 फ्रंट आज की तारीख में इजराइल डील कर रहा है। अमेरिका वहां पे चुपचाप खड़ा हुआ है, ईरान बातें कर रहा है पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। ये दर्शाता है कि ईरान अब बैकफुट के ऊपर है, हिजबुल्लाह का मोराल बिल्कुल लो है, उनमें काबिलियत नहीं है, और ग्राउंड इन्वेजन जो है वो इजराइल तैयार है। मिलिट्री टैक्टिक्स के हिसाब से देखा जाए, मिलिट्री स्ट्रेटेजी के लिहाज से देखा जाए, तो आपको क्या लगता है इजराइल इस ऑपरेशन को किस हद तक स्ट्रेच करना चाह रहा है और कहां तक ले जा रहा है? क्या उसका ऑब्जेक्टिव जो है वो हमास और हिजबुल्लाह या हूथी का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म करने का है, या कहीं पे कोई एक पीस फॉर्मूला बन जाएगा जहां पे सीज फायर पॉसिबल है?
देखिए जहां तक हुदीस का सवाल है, यूएसए और यूके ही उसको सॉर्ट आउट करेगा और सऊदी अरेबिया भी सॉर्ट आउट करेगा। क्यों? क्योंकि वो पूरे सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन में जिसपे पूरा विश्व अफेक्टेड है। इजराइल का आपने देखा इस बार जब उन्होंने अटैक किया, उनको रिफ्यूलिंग की जरूरत पड़ी, बहुत दूर है, 2000 किलोमीटर की दूरी पर इस तरह के हमले करना इतना आसान नहीं होता। तो यूएसए और यूएसए के तो बेड़े उधर हैं, क्या सैनिक है, वो उसको सॉर्ट आउट कर देगा। जहां तक हिजबुल्लाह का सवाल है, लेबनान में, साउथ लेबनान जो बफर है बिटवीन द ब्लू लाइन और लिटनी रिवर, जिसके बीच में हिजबुल्लाह को नहीं आना था, यूएन रेजोल्यूशन 1701 के द्वारा जो 2006 में हुआ, उसके बावजूद भी वो उधर है। यूनिफिल जो है तकरीबन 50 देशों का एक जो यूएन पीस कीपिंग फोर्स है, जिसमें 11,000 लोग हैं, वो उस बफर जोन में है। तो इजराइल चाहता है वो बफर जोन जो है वो उसको मिल जाना चाहिए, जिससे कि नॉर्दर्न इजराइल में वो अपने जो नागरिक जो पलायन कर गए हैं वो आकर के बस जाए। सर, मेरा एक सवाल भारत के संदर्भ को लेकर भी है, और हमने देखा कि किस तरीके से हसन नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद भारत में बहुत सारी जगह प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, लेकिन कश्मीर में जिस तरीके का प्रोटेस्ट देखने को मिला, आप उस इलाके को, वहां के डायनामिक को बहुत अच्छी तरीके से जानते समझते हैं, आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये हमदर्दी के सुर क्यों, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से फिलिस्तीन और कश्मीर को इक्वेट करने का एक पूरा नैरेटिव चलाया गया भारत के विरोध में, कहीं जमीन के ऊपर ऐसा लगता है कि उसको आपस से खड़ा करने की कोशिश हो रही है। क्या हमें सावधानी रखने की जरूरत है इस पूरे मामले को देखते हुए? इसमें कोई शक नहीं, लोगों को क्यों सावधानी बरतनी है, क्योंकि जो शिया एरिया, अगर आप अभी भी अगर द्रास और कारगिल में जाएंगे तो आप बड़े बड़े पोस्टर पाएंगे खामेनी के। तो वो आपको आश्चर्य होगा कि इधर खामेनी के पोस्टर क्या कर रहे हैं। पर अभी रैली के अंदर, क्योंकि पीडीपी के आपने देखा किस तरीके से बयानबाजी की, ये भाई हम तो उनके साथ खड़े हैं, हम एक दिन के लिए इलेक्शनरिंग का अपना जो ये नहीं चलाएंगे, तो ये सब दर्शाता है। लेकिन जरूर हम लोगों को सतर्क रहना होगा कि ये जो मानसिकता है, आप सब जानते हैं कि नसरुल्लाह जो है वो एक आतंकी है, और जो हिजबुल्लाह है वो आतंकी संगठन घोषित किया गया 1997 से। उसके बावजूद भी, और वहां पे आप देख सकते हैं कि कश्मीर के अंदर भी रशीद इंजीनियर जैसे लोगों की जो मानसिकता है, वैसे लोग चुन करके आ रहे हैं। तो ये क्या दर्शाता है कि मानसिकता जो है वो अभी भी कट्टरपंथियों के साथ है। वो सेपरेटिस्ट जो है, सेपरेटिस्ट अभी भी सक्रिय हैं कश्मीर घाटी के अंदर। तो हमें सतर्क रहना निहायत जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं। और पाकिस्तान उसका फायदा उठाएगा। क्या अपने ही देश में ये जो टेररिज्म है, ये जो आतंकी संगठन है, ये कब पलते फूलते हैं? जब जैसे कहते हैं ना, मछली कहा जा पानी में ही पलेगी ना। तो ये जो पानी है, ये तो ये कश्मीर घाटी में जो सेपरेटिस्ट हैं वो उनको देते हैं, और इसलिए पाकिस्तान फिर बीच में दखलंदाजी करता है। नहीं तो पाकिस्तान की क्या हिम्मत दखलंदाजी करने की। यहाँ के जो लोग हैं उनकी मानसिकता समझना जरूरी है, और हमें सतर्क रहना बहुत बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, इस चर्चा में हमारे साथ भाग लेने के लिए, और ये तमाम जानकारियां और परिप्रेक्ष्य हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।